हम कल से शुरू करते हैं। कल नहीं, यहाँ पर कल छोड़ा था। हमने कल मेडिकल नेग्लिजेंस समझ लिया था कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है। वो हमने समझ लिया था। आज अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं आगे। अभिषेक, कैन यू प्लीज स्टार्ट रीडिंग दिस अगेन? Yes, sir. When does a duty arise? It will doctor owns. Hello, am I audible, sir? हाँ, प्लीज प्लीज गो अहेड। Okay. It is well known that a doctor owes a duty of care to his patient. This duty can either be a contractual duty or a duty arising out of tort law. In some cases, however, though a doctor-patient relationship is not established, the courts have imposed a duty upon the doctor. In the words of the Supreme Court, if every doctor at the governmental hospital or elsewhere has a professional obligation to extend his service with a due expertise for protecting life. Paramanand Kataria versus Union of India. These cases are, however, clearly restricted to situations where there is danger to the life of the person. ओके। सो बेसिकली ड्यूटी कब होती है? जब ये एक बड़ा फेमस केस है, परवन कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Mhm. अगर कोई पेशेंट की जान बचाने के लिए जान बचानी है तो पेशेंट जो है, पेशेंट हॉस्पिटल में आया है और उसकी जान को खतरा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को पेशेंट को ट्रीट करना है। कोई भी प्रोसेस कि पुलिस नहीं आई है, पैसे नहीं जमा किए हैं, या यहाँ पे साइन नहीं किया है, या कंसेंट साइन नहीं किया है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस पेशेंट का ट्रीटमेंट डिले नहीं करेगा। तो सर एक कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज ट्रीट फर्स्ट। सर एक डाउट, एक क्वेश्चन। हम्म। हम्म। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आता है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मतलब इवन लेके सपोज पेशेंट को लेके गए और मतलब उसको एडमिट कर दिया आईसीयू में या ऐसा है, उसके बाद एक ऑपरेटिव प्रोसीडियर वेट कर रहा है, बट एट दैट हम्म। पॉइंट ऑफ टाइम दे वेट फॉर द टिल द अमाउंट विच मिनिमम बेयर अमाउंट की जो पेमेंट करना है उन लोगों का जो भी फीस होता है वगैरह, तो ये हम्म। देना पड़ता है, नहीं तो फिर वो लोग डिले करते रहते हैं। तो इस टाइम पे हमें कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एज अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म। आपका पहला काम है पेशेंट को ट्रीट करना। अगर उस पेशेंट की जान चली गई सिर्फ इसलिए कि उसने पैसे नहीं जमा किए थे, ठीक है, तो हम्म। आपके ऊपर लीगल प्रॉब्लम पड़ सकती है। हाँ, अगर जान को खतरा नहीं है तो आप कितना मर्जी डिले करो, ठीक है, जान यस। नहीं जानी चाहिए उसकी, ठीक है, आपके डिले की वजह से। और वाइस वर्सा हो, एज ए पेशेंट अगर हम जाए या पेशेंट फैमिली जाए, तो हमें क्या बोलना चाहिए मतलब हॉस्पिटल्स को कि किस चीज के अगर लिए? कोई वाइस वर्सा हो जाए, फॉर एग्जांपल हम्म। सपोज आई एम द पेशेंट पार्टी एंड आई गो टू द हम्म। हॉस्पिटल एंड द हॉस्पिटल इज नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट कंसिडरिंग दैट हम्म। फॉर्मेलिटीज और फीस पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके वजह से हम लोग हम्म। को कौन सा मतलब कोई रूल्स होता है, कोई सेक्शंस होता है, कुछ बात कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं साथ? नहीं नहीं, आप देखिए देखिए, आपका आपको ट्रीटमेंट के लिए आप यही बात परवीन कटारिया कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये बता सकते हैं। इट्स ऑलवेज अ ड्यूटी ऑफ द पेशेंट, ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट फर्स्ट। रेस्ट ऑल प्रोसीजर्स कैन वेट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप उन्हें बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। इमीडिएटली तो कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है, बट हाँ, अगर पेशेंट की जान चली गई है बिकॉज ऑफ डिले इन द ट्रीटमेंट, ठीक है, देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द डॉक्टर। ये याद रखना, ओके सर। ठीक है। What is the duty owed? The duty owed by a doctor towards his patient, in the words of the Supreme Court, is to bring to his task a reasonable degree of skill and knowledge, and to exercise a reasonable degree of care. Lakshman versus Primback. The doctor, in the other word, does not have the adhere to the highest or sink to the lowest degree of care and competencies in the light of the circumstances. The doctor, therefore, does not have to ensure that every patient who comes to him is cured. He has to only ensure that he confers a reasonable degree of care and competence. ठीक है, self explanatory. ठीक है।
देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई आपको रीजनेबल डिग्री एंड नॉलेज जो है वो एक्सरसाइज करनी है, रीजनेबल डिग्री। ठीक है। हम्म रीजनेबल डिग्री ऑफ केयर। ठीक है। हम्म हम्म ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा डॉक्टर से कि डॉक्टर हाईएस्ट लेवल की स्किल दिखाए, बट एक नॉर्मल लेवल की स्किल, ऑर्डिनरी स्किल जरूर दिखाए। अगर हम्म ऑर्डिनरी से भी नीचे जाता है तो हम्म उसके ऊपर प्रॉब्लमेटिक है उसके लिए। जैसे कि डॉक्टर, मैंने कल भी बात किया था, डॉक्टर जो है हर हर डॉक्टर सर्जरी करने से पहले सर्जिकल हैंड वॉश करेगा। सपोज करो कोई नहीं करता बिकॉज ऑफ दैट, अब ये एक ऐसी चीज है जो हर डॉक्टर करेगा। कोर्ट भी ये हम्म देखेगा कि ये यू हैव गॉन बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल केयर। ठीक है। सो इन हम्म दैट केस द कोर्ट विल हेल्प द डॉक्टर, डॉक्टर हम्म गिल्टी। ठीक हम्म है। गिल्टी ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, वो उसको लायबल ठहराएगा भी। ऐसा नहीं है हम्म, कि उसको नहीं नहीं ठहराएगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ ये है लक्ष्मण वर्सेस त्र्यंबक का केस था, इसमें ये बात आई थी। मेडिकल मेल हेलो। यस यस, प्लीज गो अहेड। Medical malpractices. Nirmala, an expectant mother, believes she is in labor, so she drives to the hospital. The attendant doctor is in a rush, so she looks Nirmala over quickly and tells her that she is only having Braxton Hicks contractions and sends her home. Nirmala leaves the hospital, but upon arriving the home, arriving home, she realizes that she is about to give birth. Her husband calls for an ambulance and tries to help her deliver the baby, but the umbilical cord wraps up around the baby's neck, and the baby has difficulty breathing. But when the EMT arrives, they save the baby's life. The ambulance then takes Nirmala and her baby to a different hospital for aftercare. In this case, Nirmala has the right to sue the doctor at the first hospital of the malpractice. The doctor sent her home when she was clearly in labor, and a baby nearly dies as a result of another doctor. She was clear in the labor, and her baby nearly died as a result. Another doctor is in the situation would have examined Nirmala more thoroughly, realized that she was in labor, and made the necessary preparation to help her bring her baby into the world safely. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है। हम्म, हम ठीक है। बेसिकली ये समझेंगे व्हाट इज रीजनेबल डिग्री ऑफ केयर। ठीक है। Reasonable degree of care. Reasonable degree of care is a skill means that the degree of the care and competencies that an ordinary competent member of the profession who professes to have those skills would exercise in the circumstances in question. देखो, रीजनेबल डिग्री ऑफ केयर, स्किल एंड केयर का मतलब क्या है, जो कि अगेन बात वही रहती है कि एक ऑर्डिनरी डॉक्टर इस सिचुएशन में क्या करेगा। अगर Bare उसने वो minimum. किया है, हाँ बेयर मिनिमम। Bare minimum. अगर बेयर मिनिमम नहीं, ऑर्डिनरी डॉक्टर कोई भी उस स्पेशलिटी का वो जो डॉक्टर है वो क्या Hmm. करेगा। जैसे मैंने आपको हाथ धोने वाला केस बताया, सैनिटेशन का Hmm. बताया, ग्लव्स पहनने का बताया, ये ऑर्डिनरी डॉक्टर भी करेगा, कोई भी करेगा। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये वो नहीं, कोई भी डॉक्टर करेगा। इन दैट केस यू हैव टू सी कि भाई इन्होंने वो किया है कि नहीं किया। अगर किया है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। Standard of care versus degree of care. The standard of care is a constant and remains the same as in all cases. It is the requirement that the conduct of the doctor be reasonable and need not necessarily conform to the highest degree of care or to the lowest degree of care possible. Same standard of care is the expected from the generalist and a specialist. The degree of care is a variable and depends on the circumstances. It is used to refer what actually amounts to reasonableness in a given situation. Degree of care would be different for specialist and generalist. In the other words, both they expected to take responsible care, but what amounts to reasonable care with regards to the specialist degree differs from the what amount of reasonable care is standard for the generalist. देखो आपको ये सब एक्सप्लेनेटरी देखो, जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो सबके लिए सेम होता है। जैसे डॉक्टर को ग्लव्स पहनने हैं बिफोर बिफोर एनी ट्रीटमेंट, ये सबके लिए सेम है, सबके लिए। चाहे कोई एमबीबीएस है, एमएस है, एमडी है, कुछ भी है। ठीक है। बट हाँ। बट डिग्री ऑफ केयर ना, ये आपकी स्पेशलिटी टू स्पेशलिटी बदलता रहता है। ठीक है। अब जो ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेड है, कोई कार्डियक अटैक, हार्ट हार्ट अटैक का कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, तो जो ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेड है उससे
हम्म, मतलब एक एमबीबीएस से, हम्म, वो ट्रीटमेंट सेम एक्सपेक्टेड नहीं है एमबीबीएस एमएस कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जन से। हम्म, ठीक है, वो ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। हम्म। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ, डिग्री अब जो, जितना हाँ हाँ हायरकी के हाँ हायरकी के लेवल पे चला जाता है ना, जितना हायर हाँ हाँ डिग्री है हाँ हाँ, तो उतना ज्यादा जितना उसको मतलब जितना उनकी क्वालिफिकेशन है, स्पेशलाइज्ड। उस हाँ, उस क्वालिफिकेशन की ऑर्डिनरी स्किल्स उन्हें दिखानी है। पूरा हाँ। इज एज सिंपल एज दैट। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? चले। In fact, the law experts expects the specialist to exercise the ordinary skill to the specialty and not of any ordinary doctor. Through though the courts have accepted the need to impose a higher degree of duty to on a specialist. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गए जो हम बात कर रहे थे अभी। जी सर। As an example, let's assume that a surgeon is performing an operation on a patient, but before beginning the procedure, the surgeon fails to properly sanitize their hands. Because of this lack of sanitation, the patient suffers from the sepsis, leading to the additional treatment seriously injure extensive medical bills and the time away from work. In this example, the surgeon has a legal duty of the patient and is under their care. But by not following the reasonable care, the surgeon has breached the duty and the failure to meet the sanitation standards causing the patient sepsis. As a result, the sepsis causes the pain, sufferings, and hefty medical bills and loss of work wages. If each of these elements is explicitly proven through the medical documentation and the additional evidence of negligences can be proven, and the surgeon would like to be sued for compensation. दिस इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जी सर। है ना? मतलब ये एग्जांपल बता रहा है कि क्या उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसका हो है, सकते हैं। हाँ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। Updating knowledge. Another question that arises is with regard to the knowledge that is expected from a doctor. Should it include the latest development in the field, hence require constant updating, or is it enough to follow that it has been traditionally followed? It has been recognized by the court that the what amounts to the reasonableness changes with time. The standard as stated clearly herein therefore requires that the doctor possesses reasonable knowledge. Hence, we can conclude that a doctor has to constantly update his knowledge to meet the standard expected for him. Furthermore, since only reasonable knowledge is required, it may be not necessary for him to be aware of all the developments that have been taken place. हाँ, जिसकी वजह से तो सीएमईज वगैरह सब कुछ हम लोगों को किया जाता है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीएमएस वगैरह कंडक्ट इसीलिए किया जाता है ताकि वो रेगुलरली अपनी नॉलेज को अपडेट कर सके। अब कोई पेशेंट है, अपडेट कर सकें। कोई ट्रीटमेंट के लिए उसने दवाई दी किसी पेशेंट को जी डॉक्टर सर। ने। अब क्या जी है, सर। उस दवाई का एक साइड इफेक्ट था कि उसके एलोपेशिया हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। अब क्या है कि अगर ये बताया नहीं डॉक्टर ने, ठीक है, हम्म, और हम्म, ये एक ऐसा साइड इफेक्ट है जो कि 15 साल से एस्टेब्लिश्ड है, ठीक हम्म, है, तो हम्म। तो मतलब डॉक्टर के ऊपर केस बनने का के मतलब चांसेस है। मतलब हाँ चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हम्म, 15 साल हो गए, आपने 5 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होता है, सीएमए पॉइंट्स आपको अप्रूव करने होते हैं और आपने कुछ किया नहीं है सच। किया ही नहीं है, हाँ हाँ। ठीक है ना? तो इन बट दैट सर केस, इंडिया में तो बहुत ज्यादा चलता है, ऐसा सीएमई तो हार्डली कोई अटेंड करता है, और बेसिकली हाँ हाँ जो हाँ हाँ लोग, हाँ, तो उसका तो, वो लेकिन तो अभी खैर वो, मैंडेटरी कर दिया मेरे ख्याल से ना सीएमईज का, कुछ तो नया एनबी एलएमसी का रूल आया है अभी नहीं नहीं, जिसमें। वो सारे रिवर्ट बैक हो गए हैं। इन्होंने शुरू किया था बट बाद में सब रिवर्ट बैक हो गए। ओके। ठीक है। तो ठीक अभी रिवर्ट बैक हो गए हैं, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। है। अच्छा। हम्म, अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि अपडेट करना जरूरी है उनको नॉलेज, पर अगर हम्म, सपोज करो कि वो पेशेंट आता है और उसको डॉक्टर दवाई देता है और हम्म, उसको फिर एलोपेशिया हो जाता है, और हम्म, वो साइड इफेक्ट नोन अभी रिसेंटली पता चला है, 1 साल 2 साल एक 1.5 साल ही हुआ है उसको। तो इन हम्म। दैट केस डॉक्टर के प्रति लायबिलिटी बनेगी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उसने उस बारे में पढ़ा ही ना हो। ठीक है। हाँ। बट अगर जितना लंबा टाइम होता जाएगा उतनी लायबिलिटी के चांसेस बढ़ते रहेंगे उसके। ओके। ठीक है। आर बी ऑल क्लियर? यस सर। सर एक सिनेरियो में पूछना चाहता हूँ। हाँ बताओ बताओ प्लीज। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आते हैं, ठीक है, और सपोज पीएचसी में हम काम कर रहे हैं या तो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं,
वहाँ पे हम्म, बेसिकली क्या होता है कि आरआईजी जो है, रैपिड इम्यूनोग्लोबुलिन जो सीरम होता है, उसका अवेलेबिलिटी बहुत कम रहता है। ठीक है। अब पेशेंट आया कैटेगरी 2 लेके, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 लेके। ठीक है। इसकी कैटेगरी लेकर। जो जूनोटिक डिजीज में तो रैबिस का जो है कैटेगरी 1, जो डॉग अब बाइट का या ठीक स्क्रैच का जो होता है ना, ठीक ठीक है, कैटेगरी 1, ठीक कैटेगरी ठीक है, टू ठीक है। कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 ऐसे रहता है। तो हम्म, कैटेगरी 2 में और 1 में क्या आता है, 1 में क्या लीकिंग वगैरह जो रैबिट हो या नॉन रैबिड हो, और ब्रोकन स्किन्स पे वगैरह जो म्यूकस मेम्ब्रेस के साथ कांटेक्ट होने के चांसेस रह जाता है। दूसरा ठीक है। कैटेगरी 2 में होता है कि जो नॉर्मल स्क्रैचेस होता है या हल्का सा दांत लग जाना या थोड़ा सा ऐसे छिल जाना, ऐसा। और थर्ड एंड फोर्थ में जो है ग्रीवियस हर्ट्स हो जाता है, जैसे मतलब कैटेगरी 4 में तो बहुत ज्यादा बाइट्स हो जाता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, वो ही है। हम्म, तो कैटेगरी 2 का पेशेंट आया है फॉर एग्जाम्पल, हम्म, और जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है उसने एआरवी के लिए रिकमेंड किया और साथ में टेटेनस भी दे दिया, एग्जाम्पल ऐसा। हम्म, अब क्योंकि कैटेगरी 1 और 2 में इट्स नॉट, मतलब नॉट मैंडेटरी फॉर द आरआईजी टू बी नीड, सीरम की जरूरत नहीं पड़ता है एज पर द प्रोटोकॉल्स हम्म, ऑफ द हैरिसन स्पीक्स, ऐसा। हम्म, बट द पेशेंट आफ्टर दैट गोज बैक एंड आफ्टर सम फ्यू मंथ्स या ऐसा कुछ, उसको रैबिस में सिम्टम्स में उसका डेथ हो जाता है। क्योंकि हम्म, ऐसे केसेस मैंने पढ़ा भी है रिसेंटली, जैसे शिमला मेडिकल हम्म, कॉलेज में एक ठीक बच्ची ठीक का है, ठीक मतलब है। ऐसा होता है, हुआ था। हम्म, तो 3 महीने के बाद, तो इन दैट केस who is responsible, मतलब the, is it a medical नो वन, negligence? नो वन इज Oh, रिस्पॉन्सिबल। देखो, okay. आपने एज पर स्टैंडर्ड्स काम किया। बुक में हम्म यही लिखा हुआ है कि कैटेगरी 2 वालों को देने की जरूरत नहीं है, हम्म आपने नहीं दिया। ठीक है। हम्म हम्म पेशेंट को पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गया। ठीक है। हम्म मतलब हम्म पेशेंट की डेथ जो हो गई है उसको डेवलप हो गया। पर हम्म आपने तो एज पर स्टैंडर्ड कुछ गलत नहीं करा। आपने तो स्टैंडर्ड फॉलो किया ही था। ओके। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? हाँ, बट यहाँ पे वो स्टैंडर्ड हर जगह पे फिक्स नहीं है। बेसिकली अगर कोई आप बड़े हॉस्पिटल्स में सेटअप में जाते हो, दे गिव योर सिरप फर्स्ट एंड नहीं, दे स्टार्ट एक विद सेकेंड, सुनो एआरवी। सुनो सुनो सुनो, सिंपल सी बात। वो हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड छोड़ दो आप। किताब में क्या लिखा है, बुक्स में क्या लिखा है, ट्रेनिंग में क्या कराया जाता है, ओके आप वो बताओ। ओके। आप समझे मेरी बात? किताब में क्या लिखा है, बुक्स में क्या लिखा है। ठीक है। आपको ट्रेनिंग में क्या दिया जाता है? हैरिसन में आप कह रहे हो लिखा है तो खत्म बात। आप बुक्स में यही पढ़ते हो, आपकी रेफरेंस बुक है पढ़ने के लिए ये। ठीक है। और आपको यही ट्रेनिंग मिली है तो आप वही काम करोगे। आप कोई मतलब वो थोड़ा ना कर सकते हो। हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है वो अलग चीज है। ठीक है, वो हॉस्पिटल का अलग अलग काम हो सकता है। बट आपको ट्रीटमेंट हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं देना है। आपको जी ट्रीटमेंट जी देना जी। है जो किताब में लिखा है, जो आपने पढ़ाई करी है, जो ट्रेनिंग मिली है आपको, उस हिसाब से जी देना है। तो उसके जी हिसाब जी से जी। आपने ट्रीटमेंट सही दिया है कि नहीं दिया, आप बताओ। ओके। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जी तो जी जी मेरे जी। हिसाब से आपने अगर ऐसा ही लिखा है सिर्फ ऐसा ही किया जाना चाहिए। हाँ, हम्म आपके ऊपर लायबिलिटी जब बन सकती है जब आपने आपने बाकी कोई ऐसा सिम्टम इग्नोर कर दिया। ठीक है। हम्म जिसके तहत वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होना था, और फिर भी आपने उस प्रोटोकॉल को फॉलो करा दिया। आपने उस सिम्टम को इग्नोर कर दिया, इन दैट केस लायबिलिटी बनती है। पर आपने अगर सब कुछ एज पर स्टैंडर्ड्स किया है, बुक में जैसा लिखा है, जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स थे पेशेंट के, जो हम्म साइंस और सिम्टम्स थे वो सब देखकर, लैसेरेशन हम्म देखकर, हम्म डेप्थ ऑफ बाइट देखकर, ये सब देखकर आपने काम किया है और उस हिसाब से वही किया है जो पहले समय लिखा है, तो कोई इशू नहीं है। हम्म। मतलब ये मेडिको लीगल केस में जाएगा तो फिर भी हम जीत सकते हैं, मतलब ऐसा है क्या? हाँ हाँ हाँ, पहली बात तो जाएगा तो चला जाएगा। कोई ऐसा इशू हम्म। आएगा नहीं इससे। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। चलो। Doctors are, however, imposed with a duty to take the consent of a person patient before performing act like surgical operations and in some cases treatment as well. Any act that requires a contact with the patient has to be consented by the patients. A duty of care is imposed कंसेंटेड on the नहीं, कंसेंटेड। consented by the patient. A duty of care is imposed on the doctors in taking the patient's consent. ये बहुत बड़ी डॉक्टर्स गलती करते हैं कि पेशेंट का कंसेंट जो है
वो डॉक्टर्स नहीं लेते हैं, वो नर्स को हाँ एक पेपर पकड़ा देते हैं, जाओ आप कंसेंट ले लो। हाँ जी जबकि सर। आइडियली और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात बोली है कि भाई डॉक्टर्स को बैठा के अपने सामने कंसेंट लेना चाहिए पेशेंट से। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि पेशेंट के सामने तो पेशेंट को कंसेंट लेते वक्त सारी बातें बताई गई हैं। हम कंसेंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, कंसेंट के बारे में ही करेंगे हम बात, कंसेंट और मेडिको लीगल केस मैनेजमेंट बात करेंगे। ओके सर। ठीक है। What is the duty of care? As per the judicial pronouncements, this duty is to disclose all such information as would be relevant or necessary for the patient to make a decision. Therefore, the duty does not extend to disclosing all the possible information in this regard. Furthermore, this duty does not extend to warning a patient of all the normal attendant risk of an operation. The standard of care required for a doctor while obtaining a consent is again for that of a reasonable doctor, as in the other cases. सो बेसिकली ये लिखा है, द ड्यूटी ऑल्सो एक्सटेंड्स टू वार्निंग द पेशेंट टू ऑल नॉर्मल अटेंडेंट रिस्क ऑफ एन ऑपरेशन। बेसिकली डॉक्टर को सारा जो है बताना पड़ेगा समझा कि के भाई हाँ, ये जी रिस्क है, ये जी रिस्क हैं, जी और जी क्या बोलते हैं, ये इसकी इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ये होगी। अभी हम ये वाला पोर्शन जो है हम जब पढ़ेंगे, जब हम कंसेंट में पढ़ेंगे, कंसेंट में क्या क्या डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, ठीक है, वो डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। ठीक है, ओके। When does the liability arises? The liability of a doctor arises not when the patient has suffered any injury, but when the injury has resulted due to the conduct of the doctor, which has fallen below that of a reasonable care. He is liable for only those who are those that are the consequences of a breach of this duty. Hence, once the existence of a duty has been established, the plaintiff must still prove that a breach of duty and the coefficients. ये बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि हमने पहले डिस्कशन कर लिया है, कि वही सेम बात रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। जी। In case there is no breach or breach did not cause the damage, the doctor will not be liable. In order to show the breach of duty, the burden of the plaintiff would be to the first show what is considered as reasonable under those circumstances, and then that the conduct of the doctor was below this degree. ये समझ में आ गया? ये दिस इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जी सर। हमने क्योंकि ना मेन मेन उसको ढंग से पढ़ लिया है, व्हाट इज मेडिकल नेग्लिजेंस, क्योंकि उस मेडिकल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन में ही आ गया। ठीक है, जी और दूसरी बात क्या है कि हमने ये समझ लिया कि भैया डॉक्टर को बस क्या है, स्टैंडर्ड फॉलो करना है, सिंपल बात है, उसको स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अगर उसने स्टैंडर्ड फॉलो किया है तो कोई इश्यू नहीं है। हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था इसकी कल, कि भाई एक तो मतलब हमें स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, और अगर डॉक्टर उस स्टैंडर्ड्स को अपनी डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर इनकलकेट कर दे, तो उसके ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम। With regard to causation, the court has held that it must be shown that all of possible reasons for the injury, the breach of the duty of the doctor was the most probable cause. It is not sufficient to show how the breach of a duty is merely one of the probable cause. Hence, it is the possible cause of an injury or the negligence of a third party and an accident or a breach of duty care of the doctor. And then it must be established that the breach of duty of care of the doctor was the most probable cause of the injury to discharge the burden of proof on the plaintiff. ओके, देखिए हमको ये समझने की जरूरत है कि मतलब अगर कोई पेशेंट है, उसको 5 दवाई दी जा रही है, टैबलेट ए बी सी डी, ठीक है, बाय द वे गलती से टैबलेट ई की जगह टैबलेट एक्स दे दिया गया, ठीक है, और पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब प्लेंटिफ को पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो उसकी डेथ हुई है वो इस एक्स दवाई की वजह से ही हुई है, एक्स दवाई खाने की वजह से ही हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा कि भाई मतलब जो डेथ हुई है वो ऐसा हो सकता है क्योंकि हाइपोटेंशन हो जाता है टैबलेट ए से भी,
और हाइपोटेंशन टेबलेट एक्स से भी होता है, ठीक है। और रीनल फेलियर हो जाता है टेबलेट बी से, ठीक है। और देयर आर चांसेस कि टेबलेट बी से रीनल फेलियर भी हो सकता है, और टेबलेट एक्स से, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यही कॉज है, इसी वजह से डेथ हुई है उसकी। क्यों? क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि डायरेक्ट कॉजेशन, मैं बात ना, there's a duty to care, there's a deficiency in duty, there's a damage occurred to the patient, and the damage is directly related to the damage is directly related to the to the patient deficiency, deficiency, yeah, deficiency, ठीक है। deficiency. तो वही वो बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसा प्रूव नहीं करना कि वन ऑफ द मोस्ट, ये प्रूव करना कि दिस इज द ओनली कॉज, मतलब दिस इज द, मतलब दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज, वो प्रूव करना है। मियरली मतलब एक कॉज में से वो भी नहीं चलेगा। Okay. Normally, the liability arises only when the plaintiff is able to discharge the burden on him on proving negligence. However, there are some cases like a swab left over the abdomen of the patient or the leg amputated instead of being put in a case cast to treat the fracture. The principle of this रेस इप्सा reciprocity, लोquitur, meaning that the thing speaks for itself, might come into play. The following are the necessary conditions of this principle. Complete control rests with the doctors. It is a general experience of the mankind that the accident is questioned does not happen without negligence. When this principle is applied, the burden is on the doctor and the defendant and explain how the incident could have occurred without any negligence. In this absence of any such explanation, liability of the doctor arises. देखो यूजुअली मेडिकल लीगल केसेस में क्या होता है, जो कंप्लेनेंट होता है उसी को ये प्रूव करना होता है कि भाई डॉक्टर हैज फॉलन बिलो द स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड्स के नीचे फॉल किया है, इसी वजह से उसे डैमेज हुआ है, और इसी वजह से उसको और ये दोनों डेफिशिएंट जो ये फॉलन बिलो द, बिकॉज ये फॉलन बिलो द स्टैंडर्ड्स, उसकी वजह से डैमेज हुआ है, और ये डैमेज का रीजन यही है। ये सब किसको प्रूव करना है? कंप्लेनेंट को, जो पेशेंट है उसको प्रूव करना है, प्लेंटिफ को प्रूव करना है, मतलब, ठीक है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि पेशेंट को कुछ भी प्रूव नहीं करना, आप डॉक्टर को प्रूव करना है कि भैया ये उसकी गलती से नहीं हुए हैं। जैसे कि कोई कोई डॉक्टर ने एब्डोमेन की सर्जरी करी, उस एब्डोमेन की सर्जरी में उसके सिजर रह गया, ठीक है। अब जो सिजर उसके एब्डोमेन के अंदर रह गया, ठीक है। अब कॉमन सेंस से सोचते हैं, तो क्या सिजर मतलब किसी का एब्डोमेन सिजर मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मतलब वो सर्जरी के दौरान ही रहा है ना, और उसकी एब्डोमेन की सर्जरी भी हुई है। तो अब क्या है, इस केस में डॉक्टर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये जो सिजर रही है ये मेरी गलती की वजह से नहीं रही है, ठीक है। वहां डॉक्टर को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये मेरी गलती की वजह से नहीं रही है। और अगर वो नहीं प्रूव कर पाता ये बात, तो इसका मतलब वो गिल्टी है, मतलब इसका मतलब उसको फिर क्या है, कॉम्पल्सन लायबल ठहराया जाएगा उस चीज के लिए, ठीक है। ये रेस इप्सा लोकिटोर यूजुअली यूज नहीं होता है प्रिंसिपल, बस ये ऐसे ही केसेस में होता है जहां पर कि थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। भाई पेट में सिजर कैसे रह गई भाई, या पेट में स्वॉब कैसे रह गया, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसी चीजें, पेट में टॉवल रह गया, तो इन सच केसेस थिंग्स हैपन, और वो केस जो होता है वो पेशेंट और डॉक्टर के खिलाफ हो जाता है। प्रैक्टिकली ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर का बच पाना, अच्छा अच्छा। ठीक है। ओके, प्लीज गो अहेड। एक मिनट सर। Normally, a doctor is held liable only for the act other than the cases of vicarious liability. वाइकेरियस, However, वाइकेरियस by लाइबिलिटी। vicarious liability. However, in some cases, a doctor can be held liable for the fact of another person which injures the patient. The need for such a liability may arise when the person committing the act may not owe to a duty of care at all the patient, and on that committing the act, he has not breached any duty. A typical example of this case of such situation may arise in the case of a surgery. If a junior doctor is involved in a part of the team and then his duty as far for the exercise of the specialist skill is concerned,
is to seek an advice for the help of a senior doctor. He will be have discharged his duty once he does this, and will not be able to and will not be liable even if he actually commits the act which causes the injury. In such case, it is the duty of the senior doctor who has advised him properly. If he did not do so, then he would be the one responsible for the injury causing the patient, though he did not commit the act. देखो सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, एक एक नर्सिंग ने एक पेशेंट को इंजेक्शन ए लगाना था और उसकी जगह इंजेक्शन बी लगा दिया, ठीक है, और वो इंजेक्शन ए लगाना था और इंजेक्शन बी लगा दिया, जबकि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब ही इंजेक्शन बी किया था। मतलब गलती क्या थी कि डॉक्टर की गलती थी कि उसको इंजेक्शन ए प्रेस्क्राइब करना था, लेकिन इंजेक्शन बी प्रेस्क्राइब कर दिया। नर्सिंग ने क्या करा, बी लगा दिया, पेशेंट की डेथ हो गई। तो मुझे बताओ हु इज रिस्पॉन्सिबल? हेलो, जी यस, सर। एम आई ऑडिबल? हाँ बताओ, यस सर सर। हु इज डॉक्टर ने रिस्पॉन्सिबल? डॉक्टर ने बेसिकली जो बोला था इंजेक्शन बी लगाने के लिए, बट द नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर ए लगवा दिया, राइट? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना था इंजेक्शन ए, पर गलती से उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया इंजेक्शन बी। अब ठीक है। नर्सिंग ने इंजेक्शन बी ही लगा दिया। एक्चुअल में जो इंजेक्शन का काम था वो किसने करा? नर्सिंग ने करा। अब क्या है, पेशेंट की डेथ हो जाती है इंजेक्शन बी लगने से, ठीक है। बाद में ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि भैया इंजेक्शन बी की वजह से इसकी डेथ हुई है। तो अब हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? बोथ डॉक्टर एंड द नर्स। अच्छा अच्छा, क्यों? नर्स किस लिए? नर्स ने तो वही नहीं काम नहीं करा है नहीं, जो डॉक्टर ने लिखा सॉरी था। सॉरी सर, हाँ सॉरी सॉरी, डॉक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है, नर्स रिस्पॉन्सिबल अच्छा, नहीं है, बिकॉज क्यों? क्यों? लेवल ऑफ जब लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ ट्रेनिंग इज मच नहीं नहीं हायर नहीं देन नहीं, 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 सुनो सुनो सुनो, एक्चुअल का एक्ट किसने किया था? नर्स ने। नर्स ने किया था, तो नर्स शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअल एक्ट तो उन्होंने ही किया था। बट डॉक्टर, वाई डॉक्टर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? because until the doctor gives any command, how can the nurse go and do that one हाँ, तो with her own limited knowledge? दिस इज कॉल्ड मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, ठीक है। दिस इज Okay. कॉल्ड मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, एंड इन दिस रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड इन दिस रिलेशनशिप की भाई जो मास्टर बोलेगा वो करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है वाइकेरियस लाइबिलिटी, Okay, yes, maybe. ठीक है। इसी केस को बोला जाता है वाइकेरियस लाइबिलिटी, Okay. ठीक है। एनीथिंग एल्स? ये समझ में आ गया? मतलब वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है कि जी भाई सर। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जो है अपने एक्ट्स के लिए जिम्मेदार होगा, वो दूसरों के लिए एक्ट्स के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, अगर वहां पे वाइकेरियस लाइबिलिटी की चीज आती है तो, ठीक है। अब सपोज करो दूसरा सिचुएशन हो, डॉक्टर ने इंजेक्शन ए प्रिस्क्राइब करना था, डॉक्टर ने इंजेक्शन ए ही प्रिस्क्राइब करा, और सिस्टर ने गलती से इंजेक्शन बी एडमिनिस्टर कर दिया और पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सिस्टर। अच्छा, अब देखो, ऐसे क्या होता है कि जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो वो केसेस सबके खिलाफ होते हैं। डॉक्टर के खिलाफ होते हैं, पेशेंट नर्सिंग के खिलाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल के खिलाफ होता है, ठीक है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिस्टर ही डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराई जा सकती है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है, आइडियल नर्स टू पेशेंट रेशियो होते हैं 1:1:6। उस दिन उस पर्टिकुलर नर्स को 1:16 का रेशियो दिया हुआ था, 16 पेशेंट्स को देखने थे। अब शी वॉज सो मच ओवरबर्डन विद द वर्क, देन दैट शी हैज कमिटेड अ मिस्टेक। तो अब मुझे बताओ हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? हु शुड बी हेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिबल? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, वाला। ठीक है। तो वो एक्चुअल में सिचुएशन देखनी पड़ती है। जब ना केस वो लगता है तो वो सबके खिलाफ लगता है, ठीक है। जी केस जी में पार्टी बनाया जाता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। जी जी जी। तो जब वो पार्टी बनाया जाता है उनको, तब देखा जाता है कि क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। ओके। इसीलिए इसीलिए क्या है कि ये यूजुअली क्या है कि ऐसे केसेस में डॉक्टर्स की लायबिलिटी कम होती है पर खत्म नहीं होती है बिल्कुल ही,
कुछ ना कुछ तो Okay. उन पे भी गाज गिरती ही गिरती है, क्योंकि देखो पेशेंट जो है नर्सिंग नर्सिंग के अंडर एडमिट नहीं होता है, पेशेंट एडमिट होता है डॉक्टर के अंडर, तो कहीं ना Okay. कहीं एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती ही है। बट सर यहाँ पे तो बेसिकली ये तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और या तो हॉस्पिटल का जो ओनर है वो रिस्पॉन्सिबल है ना, कि उसको 1:16 देखो, हाँ पेशेंट की हाँ, लोड दे रहे वो हैं। बात ठीक है, लेकिन ये बात सारी बातें प्रूव करनी पड़ती हैं कोर्ट में। अच्छा। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, अभी से प्रूव भी ओके। तो करना पड़ेगा कोर्ट में कि उस दिन उसके पास में 1:16 का रेशियो था, ये था वो था। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसमें केस में? हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो डैमेजेस हम्म। कौन बेयर करेगा? हॉस्पिटल बेयर करेगा इन दैट केस। हम्म। हम्म। ठीक है। यहाँ पे कितने परसेंट तक डॉक्टर को मतलब हम लोग दोषी कराए, मतलब इन्वॉल्व कर सकते हैं? देखो ऐसा होता है, डिपेंड करता है। ठीक है। हम्म। अगर क्या है, डॉक्टर की ये बिल्कुल ही पहली गलती है लाइफ की, और बहुत हम्म। सारे पेशेंट ट्रीट करे हैं, ये किया है हम्म। वो किया है ऐसा किया वैसा किया है, अगर हम्म। ऐसा है, ठीक ठाक काम किया अब तक ऐसा कोई इशू आया नहीं है, 10 साल की हम्म। प्रैक्टिस हो गई है, 20 साल की प्रैक्टिस हो गई है, तो इन दैट हम्म। केस उन्हें वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है, बेटर बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। पर ऐसे केसेस उसके खिलाफ 15 और हो चुके हैं, जिसमें से कि वो 4 में गिल्टी पाया जा चुका है, 4 में लायबल पाया जा चुका है। तो इन दैट हम्म। केस फिर क्या होता है, कोर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है फिर उनके खिलाफ। अच्छा। लेकिन सर वो मतलब डिपेंड करता प्रेस्क्राइब है। कर, डॉक्टर तो प्रेस्क्राइब करके चले गए ना, एंड नाउ हाँ द हाँ, डॉक्टर विल मतलब नॉट सिट एंड लुक। इन दिस पर्टिकुलर केस बहुत ज्यादा डॉक्टर पे नहीं बनेगा। पर क्या है ना, हाँ। फिर भी क्या है, वो थोड़ा सा देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, आपका पास्ट अच्छा। रिकॉर्ड भी देखा जाता ही है। ठीक है। प्रेजेंट में ओके। तो मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली आपकी उतनी ज्यादा लाइबिलिटी नहीं बनेगी, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अच्छा। अल्टीमेटली पेशेंट आप ही के अंडर एडमिटेड है, उसी ओके। कंसल्टेंट के नाम के अंडर एडमिटेड है पेशेंट ना। ओके। 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 ठीक है। चल। When there is no liability, a doctor is not necessarily liable in all cases where the patient has suffered an injury. This may हम्म। either be due to the fact that he has a valid defense, or that he has not breached the duty of care. Error of judgment can either be a mere error of judgment or error of judgment due to negligence. तो हम ये भी समझते हैं मिरर ऑफ जजमेंट क्या होता है, मिरर एरर ऑफ जजमेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस। जी। नेग्लिजेंस वाली बात तो नेग्लिजेंस ही होती है। पढ़ लो आप ठीक है। इसको, फिर बात करते हैं। Mere error of judgment versus error of judgment due to negligence. Mere error of judgment, it has been recognized by the court as not been a breach of the duty of care. It can be described as a recognition in law and the human fallibility in all spheres of life. A mere error of judgment occurs when a doctor makes a decision that turns out to be wrong. There is a situation in which only retrospective can we say that there was an error. At the time when the decision was made, it did not seem wrong. Error of judgment due to negligence. If, however, due to consideration of all the factors was not taken, then it would amount to an error of judgment due to negligence. Okay. ठीक है। देखो, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, ठीक है। Mhm. सो व्हाट आर द टू अवेलेबल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट? बताओ। Automatically. हार्ट Uh, अटैक आया किसी को, हाँ, ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज तो हमें बाद में पता चलेगा, पहले तो उसको हाँ, मोना थेरेपी देके पहले हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। पहले तो पेशेंट आएगा, ठीक ठीक है इमीडिएटली ठीक उसका है। निट्रोग्लिसरीन देंगे, सब लोग देंगे, या अगर निट्रोग्लिसरीन ले रहे तो एस्पिरिन देंगे, एस्पिरिन देके उसको फिर पेन को रिड्यूस सबसेट करके उसको बाद ईसीजी में लेके जाएंगे। तुरंत उसका एलिवेशंस वगैरह देखें, मायोकार्डियल या इंफीरियर वॉल है या पोस्टीरियर ट्रीटमेंट वॉल है। ट्रीटमेंट पूछ रहा हूँ मैं, ट्रीटमेंट पूछ रहा हूँ मैं। ट्रीटमेंट के लिए वही मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट निट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल देने के बाद, उसके नहीं बाद फिर नहीं उसके नहीं, वो बाद। ठीक ठीक है ठीक है, मैं आप वो वाला ट्रीटमेंट समझ रही हूँ मैं, मतलब वो तो ठीक है, वो इमीडिएट ट्रीटमेंट हो गया। या तो हम्म। पीटीसीए कराएंगे, हाँ हाँ। या सीएबीजी। बस यही सीएबीजी दो करवा। दो अवेलेबल ट्रीट, और तो कुछ नहीं है इसके अलावा ट्रीटमेंट। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। अब हम्म। डॉक्टर क्या है, दोनों में से एक हम्म। ट्रीटमेंट मतलब चूज करता है, कि सोचता है कि यार पीटीसीए ठीक रहेगा, और पीटीसीए कर देता है। ठीक है। स्टेटिंग कर देता है। पर बाद में उसे ये रियलाइज होता है कि यार पीटीसीए नहीं, सीएबीजी कर देना चाहिए इसमें। तो दिस इज कॉल्ड मियर एरर ऑफ जजमेंट। मतलब ओके। करना यही दोनों में से था, लेकिन कर दिया, मतलब वो बाद में उसको समझ में आया कि नहीं यार, ये ज्यादा, कई बार होता है ना ट्रीटमेंट करके हमें लगता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए था। लेकिन जी है जी वो जी। दोनों के दोनों ट्रीटमेंट ही, मतलब ये यही दोनों ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, कॉल्ड मियर एरर ऑफ जजमेंट।
और एरर ऑफ जजमेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस, वही जो नेग्लिजेंस वाले जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो है। ठीक है। सर ऐसे भी केसेस होते हैं ना कि जैसे पेशेंट को लगा, मतलब एक डॉक्टर ने एडमिट किया, पेशेंट गए कोलेसिस्टेक्टोमी के हम्म। लिए, ठीक है, मतलब ऐसे गॉलस्टोन्स के लिए हम्म। पेन वगैरह हो रहा था, तो हम्म। सीवियर हुआ। फिर बाद में पता चला कि दैट वाज रेफर्ड पेन, ऐसा कुछ नहीं है, तो द डॉक्टर अपेंडिक्स को रिमूव कर देते बिकॉज ही हैज ऑलरेडी गॉट द पेशेंट सेड हम्म। एंड लेटर कम टू नो। तो इसको भी मेयर एरर ऑफ जजमेंट ट्रीटमेंट बोलेंगे या नहीं नहीं, इसको दोबारा डॉक्टर? दोबारा बोलो, मैं समझा नहीं। पेशेंट को गॉल ब्लैडर का पेन हो रहा था, और गॉल हाँ। ब्लैडर का पेन रेफर्ड पेन था, एक्चुअल में पेन उसके हम्म, अपेंडिक्स में हो रहा था। हाँ नहीं, है ना। मतलब पेशेंट को पहले देखा गया था, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको बोला गया था कोलेसिस्टेक्टोमी किया जाए, ठीक ठीक है। है। फिर बाद में पेशेंट का केस ऐसे आया है कि उसका नॉर्मल था, गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन्स वगैरह नहीं थे, माइट बी सम अदर हम्म। रीजंस एंड ऑल एवरीथिंग, उतना डिटेल्स मुझे याद नहीं है, वैसे मैंने केस देखा था। एंड हम्म। लेटर ऑन द डॉक्टर हैज टू डू समथिंग, राइट? जो सो उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने अपेंडिक्स नहीं नहीं, इसको हैज टू डू समथिंग मतलब क्यों, मैं समझा नहीं, हैज टू डू क्यों, क्यों ऐसा क्यों, ऑलरेडी, कि करना ही था कुछ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे करके अपेंडिक्स निकाल दिया, तो इसको कैसे, फिर इसको कैसे आप जज सर करेंगे? ये कंप्लीटली कंप्लीटली ये फ्रॉड है सर। फ्रॉड। हाँ इसको वही मैं बोल नेग्लिजेंस रहा की तो बात ही नहीं है, फ्रॉड है ये। जब पेशेंट का, देखो, हूँ। एक केस है डॉक्टर प्रभा मनचंदा वर्सेस समायरा कोले। जिस हम्म, ट्रीटमेंट को करने के लिए पेशेंट का कंसेंट लिया गया है, आप हम्म, उसके अलावा कोई और दूसरा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, ओके। समझ में आ गया सर आपको। हम्म, तो इन दैट केस हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये तो फ्रॉड का केस हो गया डॉक्टर के खिलाफ में। भाई ये है कि भाई अब ओटी में आ गया तो कुछ ना कुछ सर्जरी कर ही दो यार इसकी, चल ये गॉल ब्लैडर नहीं तो ये निकाल दो। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। चलो, वो मैंने पढ़ा था। ओटी में आ गया तो वाला कुछ ना कुछ काट पीट दो इसका, ये तो कोई हाँ लॉजिक मतलब नहीं बिल तो, हुआ ना। मैं तो वही एक मैंने केस पढ़ा था, तो हाँ आई तो वाज ये लाइक, फ्रॉड हो गया ना, मैं ये आप इसीलिए बोल रहा हूँ फ्रॉड हो गया ये। नहीं ये जो जजमेंट का भी इशू हो सकता है ना, बिकॉज ही नहीं थॉट नहीं, दैट इट वाज जजमेंट का बिकॉज इशू ऑफ। क्या है। अगर आपको लगा कि भैया पॉलिसिस्टेक्टमी के लिए आया है, हाँ 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 गॉल हाँ ब्लैडर में कोई स्टोन्स नहीं है, ठीक है, हाँ तो आपने हाँ। केस को रिवर्ट कर दिया सर्जरी से। बस ठीक है, आप वापस भेज दो कि भाई देखो आपकी कुछ गॉल ब्लैडर में कुछ सर्जरी नहीं है, तो पॉलिसिस्टेक्टमी करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा है कि आप दूसरा अपेंडिक्स कर दोगे या कर दोगे, तो फ्रॉड हो गया ना सर ये। ओके, फ्रॉड का केस होता है ना ये? ओके, हाँ दिस ये इज नॉट फ्रॉड द का ही केस है। क्लियर जजमेंट का इशू नहीं है। ओके, हाँ इसमें जजमेंट का थोड़ी ना इशू है। वो ठीक है। मैंने बताया जजमेंट का कि भाई हार्ट अटैक उसको आया है, कंफर्म्ड है, ट्रॉप्टी पॉजिटिव है उसका। टॉपिक पर। ठीक है। अब दो ही ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, तो पीटीसी है या ये। ठीक है। जो पेशेंट का डायबिटीज लेवल का लेवल इतना ज्यादा था कि बाद में ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इसके इस केस में हमें सीएबी करना चाहिए था। ठीक है। हमको पीटीसीए नहीं करना चाहिए था, तो दैट इज अ मियर एरर ऑफ जजमेंट। ओके। मतलब ये थोड़ा है कि पेशेंट आ जाए बस उसको, भाई उसका जो भी ट्रीटमेंट करना है कर दो, जैसे मर्जी कर दो, बस कुछ भी काट पीट दो उसका। ये नहीं होता, ये कोई लॉजिक नहीं है। ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है। अगर ऐसे आपको भी लगता केसेस है कि भाई हम्म, होते हुए सर, ऐसे ऐसे भी केसेस मैंने मतलब कभी कभी न्यूज पे देखते हैं हम लोग, ऐसे अच्छा कि अच्छा अच्छा, कोई। तो वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के अंदर फंस सकते हैं वो। ये तो चीटिंग हो गई एक तरह से, 420 हो गए तो चीटिंग हो गई कि भाई मतलब आपको बोला कि आपका गॉल ब्लैडर की सर्जरी करेंगे, कर दी अपेंडिक्स की सर्जरी। अपेंडिक्स की कर सकेगा, वही केस था। तो चीटिंग नहीं हो गई है, हाँ, धोखाधड़ी हो गई है। धोखाधड़ी हो गया। हाँ ठीक है। हाँ, अगर सर्जरी से पहले वो पेशेंट को बता देते कि भाई देखो आपका गॉल ब्लैडर की सर्जरी नहीं होगी, क्योंकि आपके कोई गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत नहीं आई है, आपके अपेंडिक्स में दिक्कत है, और हम अपने अपेंडिक्स की सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या एपेंडिक्टोमी हम करना कर दें पड़ेगा, हाँ। सर्जरी, क्या हम हाँ कर हाँ दें हाँ। सर्जरी। तो फिर वो बोलता है हाँ कर दो, तब ठीक है, तब एवरीथिंग इज सब चंगा सी। ओके, अच्छा अच्छा। ठीक है। चल, चलिए बढ़िया। Charge of medical negligence against professional doctors. The burden of proof is correspondingly greater on the person who alleges negligence against a doctor. It is a known fact that with the best skills in the world, the things something went wrong in a medical treatment or a surgical operation, a doctor was not to be held negligent simply because of something went wrong. The National Commission, as well as the apex court in the catena of the decisions, held the doctor is not liable for negligence because of someone else of better skills or knowledge would have prescribed a different treatment or operated in a different way.
Okay. तो आई थिंक पहले तीन पॉइंट आपको समझ में आ ही गए होंगे। लास्ट में बस बेसिकली क्या है कि भाई किसी भी डॉक्टर को इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा कि भैया कोई और डॉक्टर बेहतर क्वालिफिकेशन का उसको ऐसे ट्रीट करता, नहीं। सिंपल वही बात चलेगी हमारी, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फॉलो किया है कि नहीं किया, ठीक है, बस बात खत्म। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉलो किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया तो दिक्कत ही दिक्कत है। प्लीज रीड। He is not guilty of negligence if he has acted in the accordance with the practice accepted proper for a reasonable body of a medical profession. The Honorable Supreme Court is that the case of Dr. Laxman Patient versus Dr. Kimball has held with the above view that it's still considered to be landmark judgment for deciding a case of negligence. ठीक है, आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यही बात हम कर रहे Yes. थे। Yes. In the case of medical association with Santa, the apex court has decided that the skill of the medical practitioner differs from doctor to doctor and it's incumbent upon the complainant to prove that a doctor was negligible in the line of treatment that resulted in the life of the patient. Therefore, a judge can find a doctor guilty when it is proved that has fallen short of the standard reasonable medical care and the principle of the res ipsa इप्सा लॉकिटोर। the principle of res ipsa loquitur has not been generally forwarded by the consumer court in the India, including the National Commission of even the apex court, are deciding the case under this act. In the curtain of the decision, it has been held that that it's for the complainant to prove that the negligence of deficiency is services adding expert evidence or opinion that if the fact is to be proved beyond all reasonable doubts, mere allegation of negligence will be of no help to the complainant. बेसिकली बात ये बोल रहे हैं, कंप्लेनेंट को ही सब कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। What it constitutes of medical negligence? The failure of an operation and side effect are not negligence. The term negligence is defined as the absence of the lack of care that a reasonable person should have taken in the circumstance of the cases. Circumstances. रीजनेबल केयर लिया है कि नहीं लिया, स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है। What is the standard of case? This is a settled principle of law that a medical practitioner will bring to his task a reasonable degree of skill and knowledge and must exercise a reasonable degree of care, neither by the very highest or not by the lowest degree of care or competence judged in the light of circumstance in case is what the law requires. मतलब सिंपल बात है, रीजनेबल डिग्री ऑफ केयर, स्टैंडर्ड ऑफ केयर उन्हें फॉलो करना है। ठीक है। All medical negligence case concern various question of fact. A burden of the proving negligence lies on the complainant. Expert opinion to be produced of the complainant. The skill of the medical practitioner differs from the doctor to doctor. Is an incumbent upon the complainant of the proof that the defendant was negligent in the line of treatment. A judge can find a doctor guilty on when only it is a proof that he has fallen short of the standard of reasonable medical care. A mere allegation that will not make a case of the negligence unless it is proved by reliable evidence and is supported by the expert evidence. ठीक है, सिंपल। अगेन द सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड कि भाई मतलब कंप्लेनेंट को प्रूव करना पड़ेगा विद एक्सपर्ट एविडेंस। बाय मेल्ले पड़ाడు सॉफ्ट ओके गो वेर योर स्टडी यस Hello. यस प्रियंका, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, प्लीज गो अहेड। My baby is distracting me so much. Okay, no problem. Sorry. No problem. In between class, you started saying where you chaddi. Hello. I don't know, man. He just grabbed my phone. Okay. Okay, no problem. Please go ahead. In order to decide whether negligence is established in any particular case, the allegation, act, omission, or the course of conduct that is the subject of the complaint must be judged not by ideal standards, not in the abstract, but against the background of the circumstances in which the treatment is question was given. A true test of the establishment negligence on the part of a doctor is as whether he has been proven guilty of such failure as no doctor with ordinary skills would be guilty of if the acting with reasonable care. As per the law, the defendant charges with negligence can clear himself
if he shows that he acted on the accordance with the general and approved प्रैक्टिस। अच्छा, अब समझिए मेरी बात को। practice. यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड्स, मतलब आइडियल स्टैंडर्ड से नहीं देखना है, सर्कमस्टेंसेस से भी देखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आदमी है रोड साइड पे, उसको एक्सीडेंट हो गया उसका, एंड ही इज एक्टिवली ब्लीडिंग, ठीक है, और उसको ब्लीड रोकने के लिए उस डॉक्टर को कुछ नहीं मिलता है, और उसे बहुत गंदा कपड़ा दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा गंदा कपड़ा। उसे पता है कि ये गंदा कपड़ा अगर मैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए रखूंगा तो बाद में इसे इन्फेक्शन हो जाएगा और उसकी वजह से इसका हाथ भी काटना पड़ सकता है। उसे ये पता है, ठीक है। फिर भी फिर भी वो क्या करता है, उसको बांध देता है हाथ से, एंड बाद में क्या होता है, उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है, बट इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से उसका हाथ काटना पड़ जाता है, ठीक है। केस कोर्ट में जाता है, केस कोर्ट में जाता है कि भाई मतलब ऐसे ऐसे करके इन्होंने जो है, ही हैज गॉन बिलो द स्टैंडर्ड्स, अब टेक्निकली ही हैज अंडरगॉन द स्टैंडर्ड्स। तो बस बेसिकली क्या है, वहां पर उसको डॉक्टर को कुछ भी कपड़ा नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था। सर्कमस्टेंसेस क्या थे कि वहां पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था, एक गंदा कपड़ा अवेलेबल था, सड़क पे था, और वो उसने उसको बांध दिया। और डॉक्टर को पता होने के बावजूद भी, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने ये कहना था कि भाई अगर मैं इसकी ब्लीडिंग नहीं रोकता, एक्टिव ब्लीडिंग, तो पेशेंट कुड हैव डाइड, ठीक है। और इन्फेक्शन होने के लेटर ऑन चांसेस थे, एम्प्यूटेशन के चांसेस लेटर ऑन थे, ठीक है। इन दो सर्कमस्टांसेस दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ही कुड गिव, एंड ही हैज डन दैट। तो कोर्ट उसको कहेगा, डॉक्टर साहब आप घर चले जाइए, कोई इशू नहीं है, आपने बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया। सो वी हैव टू सी द सर्कमस्टांसेस, किन सर्कमस्टांसेस में किया वो ट्रीटमेंट, ठीक है। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? Yes, sir. Okay, please go ahead. This is the last slide for today, and this is a very important slide. We'll spend 2-3 minutes on it and we'll understand it. Okay. Please read. Please read. हेलो, सॉरी मैं म्यूट Yeah, करके Abhishek. मैं अच्छा म्यूट बोलो। करके पढ़े जा रहा था। Okay. हम्म। Jacob Matthews case. SC direct that whenever a complaint is received against a doctor or a hospital by the consumer fora, whether district, state, or national, or by the criminal court before issuing notice to the doctor or the hospital against whom the complaint was made, the consumer forum or the criminal court should first refer the matter to a competent doctor or a committee of doctors specialized in the field relating to which the medical negligence is attributed. Only after the doctor or committee reports that there is a prime facie case of medical negligence should be noticed be issued in the concerned doctor hospital. This is necessary to avoid harassment to doctors who may not be ultimately found to be negligent. We further want the police officials not to arrest or harass the doctor unless the fact clearly comes within the parameters laid down by Jacob Matthews. Otherwise, the policemen will themselves have to face legal action. Okay, ठीक। अच्छा, अभी क्या है, आपने एक बड़ा फेमस केस सुना होगा अभी, डॉक्टर अर्चना शर्मा हु शी हैज कमिटेड सुसाइड। डॉक्टर अर्चना शर्मा के जी सर, राजस्थान में शी राजस्थान में, हैज हाँ कमिटेड हाँ। सुसाइड। हम्म, अब अगर उस डॉक्टर को ये केस के बारे में पता होता तो वो कभी सुसाइड करती ही नहीं, ठीक है। यस। हुआ क्या था उनके 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 केस में, एक पेशेंट था जिसकी की डिलीवरी उन्होंने की थी, पेशेंट चला गया, पेशेंट को बाद में पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम हेमरेज इज अ नोन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। अब नाउ व्हाट हैपेंड कि वो सारा जो है उस डेड बॉडी को लेके उनके हॉस्पिटल में रहते हैं, पुलिस को प्रेशराइज करते हैं, पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर लेती है, ठीक है। अब क्या था, जेकब मैथ्यूज केस में क्लियरली लिखा हुआ है बात कि कोई भी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस डायरेक्टली एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, पहले उस मैटर को पुलिस लेके जाएगी सिविल डॉक्टर के पास में, सिविल डॉक्टर लिख के देगा यस देयर इज अ प्राइमा फेसी केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, तभी उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी।
ठीक है। अब क्या किया गया इस केस में, डॉक्टर के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई। डॉक्टर जी इतना जी ज्यादा घबरा गया, घबरा गई हम्म, वो कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई, मैं जेल चले जाऊंगी एंड ऑल दैट। और वो इतना ज्यादा घबरा गई कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। अब एग्जैक्टली हम्म, हुआ ये था कि कि कोर्ट में क्या होता, कोर्ट में जाते ही जो हम्म, डॉक्टर अर्चना शर्मा का जो भी वकील होता, वो हम्म, डायरेक्टली ये बात बोलता कि सर दिस एफआईआर इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज जेकब मैथ्यूज केस के अकॉर्डिंगली, जेकब हम्म, मैथ्यूज केस के अकॉर्डिंगली तो हम्म, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट है उसके अंदर कि ये एफआईआर दर्ज ही नहीं होनी चाहिए। इसमें पहले उनको सिविल डॉक्टर से लिखवा के लाना पड़ेगा दैट देयर इज अ प्राइमा फेसी केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, और पुलिस डायरेक्टली एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। और केस को एफआईआर वहीं की वहीं क्वैश हो जाती है, खत्म हो जाती है एफआईआर। ठीक है। जो कि अब लैक ऑफ नॉलेज रहा डॉक्टर अर्चना शर्मा का भी, लैक ऑफ नॉलेज उस पुलिस वाले का भी जिसको ये नहीं पता था। ठीक है। सो दैट हैज बिकम अ केस एंड इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक सिंपल है कि भाई किसी आदमी ने एलिगेशन लगाई कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, और वो पुलिस के पास गया कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। क्या वो जिस आदमी ने एलिगेशन लगाई है मेडिकल नेग्लिजेंस की, क्या वो अंडरस्टैंड करता है मेडिकल नेग्लिजेंस को? पहली बात। दूसरी बात क्या है कि क्या पुलिस समझती है मेडिकल नेग्लिजेंस को? जबकि दोनों ही पार्टीज मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं समझते हैं, तो वो किसी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कैसे कर सकते हैं जब उन्हें कोई आइडिया नहीं है? हाँ, पुलिस को क्या काम करना होगा, किसी सिविल डॉक्टर के पास या मेडिकल काउंसिल के पास जाना पड़ेगा। अगर वो भी ये बात बोलते हैं लिखित में, रिटन में, कि भैया यस देयर इज अ प्राइमा फेसी केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, तब एफआईआर दर्ज की जा सकती है, उससे पहले नहीं है। कि उसमें एक डॉक्टर ही बोल रहा है कि हाँ भैया देयर इज अ प्राइमा फेसी केस ऑफ मेडिकल। ठीक है। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? Yes, sir. चलिए Yes, sir. ठीक है। तो एनी डाउट टिल नाउ, और वी कैन कंक्लूड फॉर टुडेज सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट द कंसेंट। ठीक है, sir.